हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हम बात कर रहे थे वालेकुम सलाम। कि जो हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक्स के लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव की और हमने कहा कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इस इक्वेशन की इक्वल है, यानी के आर जो है हेट्रोजीनियस के लिए सी एस ओवर के टी, सी एस के टी ओवर एच और इंटू ये वाला वन ओवर थीटा वन और थीटा बी, ये जो फ्रैक्शंस हैं कि कितनी फ्रैक्शन है रिएक्टेंट ए की, कितनी है फ्रैक्शन बी की, और या पार्टीशन फंक्शन कह लें, और एक्सपोनेंट में ये एनर्जी वाला ओवर आर की। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था, यहाँ तक हमने बात की थी और फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि ये के टी ओवर एच जब कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, कोई एक टेम्परेचर हो, तो उस पे इस सारे फैक्टर की वैल्यू एक ही आएगी। नेचर नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे कोई सा भी रिएक्टेंट आप ले लें, कोई सा भी रिएक्शन करवा लें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के थ्रू, तो फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर सेम होगा तो इस सारे का आंसर सेम आएगा। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि टेम्परेचर पे करेगा। ये हमने कल बातें डिस्कस की थी। आज इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस काइनेटिक को अगर हम कंपेयर करें, कि ये जो हमने हेट्रोजीनियस रिएक्शंस की इक्वेशन डिराइव की रेट कांस्टेंट की, अगर हम होमोजीनियस के साथ कंपेयर करें। अब जरा एक चीज आपको जेहन में रखनी है, अगर आप इस एक्सप्रेशन से थोड़ा पहले जो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक जब हम डिराइव कर रहे थे, इसको अगर कंसीडर करें, जहाँ पे हमने ये बात की थी, ये वाली इक्वेशन एक हमारे पास है। ये बाद में हमने वैल्यू यहाँ पे थीटा हैश और ये जो थीटा एस था, इनकी रेशियो हमने वन की इक्वल की हेट्रोजीनियस के केस में। हमने ये हेट्रोजीनियस के केस में कहा था कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मूवमेंट्स नहीं होती, और चूंकि ये चीज़ फिक्स होती है तो इसकी रेशियो हमने वन के इक्वल कंसीडर की। लेकिन असल में यहाँ पे जो हम इक्वेशन डिराइव करते आ रहे थे वो यू एक्सप्रेशन था। अब अगर हेट्रोजीनियस की बजाय इस इक्वेशन को, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, अगर इसको आप होमोजीनियस के लिए कंसीडर करें, हेट्रोजीनियस के लिए नहीं, होमोजीनियस के लिए अगर कंसीडर करें, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होगी। वो कैसे होगी? एक तो ये कि उसमें ये सी एस इन्वॉल्व नहीं होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स या सरफेस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स है होमोजीनियस में, वही ए और बी, कोई से भी जो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तो पार्टिसिपेशन होगी, लेकिन ये सी एस बजाते खुद कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एक तो अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो ये सी एस नहीं होगा, और दूसरा ये कि ये वाला जो थीटा एस है ये भी नहीं रहेगा। थीटा एस तो वो वाली पार्टीशन फंक्शन है, वो वाली पार्टीशन फंक्शन है जो कि हमारे पास सॉलिड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से है। तो ये ना ही कंसंट्रेशन होगी एस वाली और ना ही यहाँ पे हमारे पास थीटा एस होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास होमोजीनियस के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इसी इक्वेशन को अगर आप देखें, फाइनल जो हमारे पास आई है उसमें ये सी एस भी नहीं होगा और ये नीचे थीटा एस नहीं होगा। तो हम आज इसी टॉपिक को यहाँ पे कंसीडर करते हैं जी, कंपैरिजन बिटवीन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस रिएक्शंस। अब अगर इक्वेशन को देखेंगे, होमो के लिए मैंने लिख लिया है कि इसमें यहाँ पे सी एस नहीं है और नीचे यहाँ पे थीटा एस नहीं है। ये इक्वेशन मैंने वहीं से, जो पहले वाला एक्सप्रेशन था, वहीं से आपको दिखाई। अच्छा, अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई सरफेस को इन्वॉल्व करते हैं या किसी सरफेस को इन्वॉल्व नहीं करते। हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को जो ले रहे हैं, हम असल में, ये एक मिनट होल्ड करिए, ये कॉल है छोटी सी बीच में, मुझे इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम जी, वालेकुम सलाम जी, ठीक था।
हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि हम अगर कंपेयर करें कि कोई हमारे पास रिएक्टेंट्स हो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। जी जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई हमारे पास रिएक्टेंट्स है, अगर हम उनमें गैस को वैसे सेपरेट तौर पे रिएक्ट करवाना चाहें सरफेस को इन्वॉल्व किए बगैर, और उन्हीं रिएक्टेंट्स को कहीं कोई सरफेस प्रोवाइड करके एडजॉर्प्शन के फिनोमेना के थ्रू रिएक्शन करने का मौका दें, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा काइनेटिक्स में, हम उसको कंपेयर करने लगे। ये वाली इक्वेशन आपके पास मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली एक एक्सप्रेशन आ गया होमोजीनियस के लिए, हेट्रोजीनियस के लिए भी आप ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को जरा हम इन दोनों की रेशो देखें कि कितना फर्क है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जरा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये हेट्रोजीनियस को मैं होमोजीनियस वाली इक्वेशन पे डिवाइड कर रहा हूँ। ये हेट्रोजीनियस वाली में ये सी एस भी था, और यहाँ पे वो जो रेशियो थी वो 1 हमने कंसीडर कर ली थी, जबकि इसमें के टी ओवर एच और ये सारा कुछ है। अब इसमें अगर इस इक्वेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में जो हम कंपेयर कर रहे हैं, एक तो ये नजर आ रहा है कि ये के टी ओवर एच, नीचे भी के टी ओवर एच, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ये जो इक्वेशन में आप देखें हेट्रो और होमो दोनों वाली में, ये थीटा ए और थीटा बी, ये नीचे भी जो डिवाइड हो रहा है थीटा ए और थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी चीजें ऐसी नहीं है कि कैंसिल आउट की जा सके। यहाँ पे फिर हमारे पास जो रेशो बनी, जो एक्सप्रेशन बना, वो के आर हेट्रो ओवर होमो, या हेट्रो की स्पेलिंग में यहाँ पे ई भी आएगा, ये जरा सही कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट्स है होमो और हेट्रो की जो रेशो आ रही है, वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की इक्वल आ रही है। यहाँ पे सी एस ये वाला, और बाकी यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला थीटा हैश यानी जो पार्टीशन फंक्शन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ये डिवाइडेड हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे चूंकि ये एक्सपोनेंट में जो हेट्रो के लिए एनर्जी थी और जो होमो के लिए एनर्जी थी डिवाइडेड बाई आर थी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हेट्रो के लिए कोई और एनर्जी होगी, होमो के लिए कोई और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस ये वाला नीचे से जब ऊपर जाएगा, ये यहाँ से एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट से ऊपर जब चला जाए, जब बेस सेम हो, तो आप यहाँ पे देखें ये होमो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर टी है। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, तो इसका मतलब है आपके पास आ जाएगा होमो माइनस हेट्रो डिवाइडेड बाई आर टी। वो जो होमो माइनस हेट्रो की एनर्जी है उसको आप डेल्टा ई कह रहे हैं, ये वाला डेल्टा ई। मैंने कहा कि ये एक्सपोनेंट जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और उस प्लस वाले में से ये माइनस हेट्रो वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाई आर टी, इनका एलसीएम आप ले लेंगे तो आर टी दोनों में आ रहा है, फिर होमो माइनस हेट्रो, ये आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा। अगली स्लाइड में ये थोड़ा सा क्लियर भी किया गया कि ये ऊपर वाला माइनस हेट्रो था, और माइनस जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगा। तो होमो माइनस हेट्रो ये डेल्टा ई का यानी एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसको आप कह रहे हैं डिवाइडेड बाई आर टी उसमें था। अब एक चीज इसमें जरा अगर आप नोट करें इस एक्सप्रेशन में, कि जो आप होमो और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से ये एक चीज हमारे पास आ रही है कि सी एस यानी सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व है उनकी कंसंट्रेशन कैसी है। यानी अगर कोई हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हम कंसीडर करें, तो उसमें जो हम सरफेस इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल यानी एक्टिव सेंटर्स जो है, या जहाँ पे एब्जॉर्प्शन जाके होती है, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमने थ्योरी में पहला पोस्टुलेट भी पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स के अलावा कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स या एक्टिव साइट्स या रिएक्शन सेंटर्स भी इन्वॉल्व है। ये रिएक्शन सेंटर्स की कंसंट्रेशन क्या है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, कितनी अमाउंट है, कितना नंबर है, ये सी एस है। और दूसरा है ये थीटा हैश जो है, यानी जो पार्टीशन फंक्शन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, ये दो एक वैल्यूज आ रही हैं, और साथ में यहाँ पे डेल्टा ई आ रही है। अगर हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें जो कि लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, तो ये वैल्यूज यूं आती हैं कि जो थीटा हैश है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास
होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए आता है, उसकी वैल्यू अमूमन 10⁻24 से लेके 10⁻30 के दरमियान आती है। यानी कहीं 10⁻24 हो सकती है, 25 हो सकती है, 6 वगैरह वगैरह, और 30 तक ये कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसकी इतनी रेंज है, काफी बड़ी रेंज है वैसे। तो इसका हम अगर एवरेज कंसीडर कर लें कि इसकी वैल्यू एवरेज ले लें 10⁻24 to 30 की बजाय, हम कह लें कि सपोज वो 10⁻27 है, ये एवरेज कह लें। और दूसरी बात जो कि सी एस है, जो वैल्यू मैं कह रहा था, यानी जो यहाँ पे ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल वाला साइन होना है यहाँ पे, ऊपर जो आपको पता है ना, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो वो मुझे फौरी तौर पे मिला नहीं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की तो मैंने आपको बता दी कि जो होमोजीनियस के लिए वैल्यू है वो ये बनती है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो रिएक्शन सेंटर्स है, अगर आपके पास सरफेस बड़ी स्मूथ हो, बहुत अच्छी हो, तो फिर जो एवरेज या अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एटम्स या रिएक्शन सेंटर्स बनता है वो 10⁻15 है। उसे 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल ही कंसीडर कर दें। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें इक्वेशन में, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन में 10⁻15 हमारे पास यहाँ पे थीटा हैश था, और नीचे 10⁻27 जो कि हमारे पास आ रही थी वैल्यू, सॉरी ये सी एस था, और नीचे जो यानी, एक मिनट होल्ड करिए, सॉरी अंदर बैठे होंगे, वो आप जरा नॉक करें उनकी। जी, मैं कह रहा था कि ये जो अब जब जब आप वैल्यूज पुट करें सी एस और थीटा एश की, तो ये जो रेशियो है यहाँ से ये 27 ऊपर जाके ये माइनस आएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा हो, यहाँ पे 10⁻−12 आएगा। अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज नोट करिएगा कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रेट कांस्टेंट्स को, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 10⁻−12 आ रहा है, ये 10⁻−12 का मतलब तो ये है कि अगर इसको 1 से ये डिनोमिनेटर में चला जाए तो ये प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको आपने सही कर लेना है। आप देखें ना इन दोनों को, तो 10⁻27 ऊपर जाके जब माइनस होगा तो -12 यहाँ पे आंसर आएगा। तो वो -12 का मतलब ये कि जो एक्सपोनेंट में -12 है वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 1/, इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये करेक्शन हो नहीं सकेगी, लेकिन आप इसको समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि ये असल में, एक मिनट होल्ड करें जरा, मैं इसको करेक्ट करता हूँ अगर हो सकती है तो। अच्छा, आप इसको ये वाला ठीक है, आप इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। ये के आर है हेटेरो के लिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि के आर होमो के लिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि असल में आपके पास ये 10⁻−12 है, और साथ में आपके पास थोड़ा सा आपको वेट करना होगा।
हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ कि असल में आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये आएगा। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, असल असल इक्वेशन ये हो, और फिर जब आप ये ऊपर वाला जो है ना, इसको हम हटा ही दें, गलती से इम्कान में खत्म हो गया। अच्छा, ये जो अभी आपके पास एक्सप्रेशन आया है, टेन टेन रेज बार माइनस 12, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसी एक्सप्रेशन को आप अगर रीअरेंज करें, नीचे थोड़ा सा इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो ये के आर होमो जो है, ये जो इस साइड पे डिनोमिनेटर में था, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब है ये साथ में जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, 10 रेज बार माइनस 12, अगर हम इसका डिनोमिनेटर बना दें, ये जो हमारे पास इस साइड पे ये के आर होमो है, इसका डिवाइडेड बाई हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 10 रेज बार जो -12 था, ये इधर आके डिनोमिनेटर बन के यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। अब जरा इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप देखें, करेक्शन अब इसमें हो गई है जो मैं करना चाह रहा था। हाँ जी, अब जरा देखिएगा, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है। यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि अगर हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस रिएक्शंस के रेट को कंपेयर करें तो होना क्या चाहिए, इक्वेशन हमें ये बता रही है ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हेट्रोजीनियस रिएक्शंस का जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है और जो होमोजीनियस रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट है, उनमें फर्क कितना है कि ये जो होमोजीनियस है ये बहुत 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 ज्यादा रैपिड है, या बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है के आर की, इसको 10 रेज़ बार 12 से डिवाइड करें तो तब जाके कहीं ये इसकी रेंज में आ रहा है। अभी हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं ये होमोजीनियस को के आर को 10 रेज़ बार 12 से, और 10 रेज़ बार 12 तो आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, यानी ये एक्सपोनेंट में 12 है। ये अगर 10 रेज़ बार 3 होता तो वो 1000 होता, 10 रेज़ बार 4 होता तो 10,000 होता, 10 रेज़ बार 6 होता तो वो आपको पता है 1 मिलियन होता। और इसी तरह मैं तो कह रहा हूँ 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन, तो वो जितनी वैल्यू बनती है उससे आप डिवाइड करें तो तब जाके ये कंपेरेबली एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो फिर अगर ये होमोजीनियस इतना ज्यादा रैपिड है तो फिर हेट्रोजीनियस जो है हम वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, फिर चक्कर सारा यहाँ पे है कि ये जो हमारे पास डेल्टा ई है ना, जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी या जो बैरियर को क्रॉस करने वाली है, ये एनर्जी भी मैटर कर रही है, और इस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। दो चीजें फर्क करेंगी, एक तो ये कि जो ऊपर वाली इक्वेशन थी यहाँ पे जो आपने कंपेयर किया कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, एक तो ये कि ये एनर्जी कैसी चाहिए, और दूसरा ये भी कि यहाँ पे जो आप सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स कितने, एक रिएक्शन सेंटर्स कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कितने करीब करीब आके मॉलिक्यूल्स बैठ के आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी सरफेस पे
बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों जो कि बढ़ते रहे, तो फिर भी रिएक्शन फास्टर होगा, रेट फास्टर होगा, रैपिड होगा। और जो हमारे पास ये एनर्जी बैरियर है, ये भी मैटर करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए। तो हमारे पास जो, हाँ, दस इफ हेट्रोजीनियस प्रोसेस इज टू बी रैपिड एज होमोजीनियस वन इन्वॉल्विंग द सेम रिएक्टेंट्स, कि अगर सेम किस्म के रिएक्टेंट्स हों, सेम किस्म के टेम्परेचर और प्रेशर पे, और हेट्रोजीनियस को रैपिड होना हो, ज्यादा होना हो, तो फिर वो कैसे हो सकती है? उसके लिए एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें कोई हिंट दे रही है, और दूसरा ये कि वो जो सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड के लिए। ये जरा चेक करें कि ये कैटालाइज्ड का मतलब यही है कि जो हेट्रोजीनियस सरफेस थी, और ये होमोजीनियस सरफेस, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो फिर वो वाला फैक्टर कंपनसेट हो जाता है कि होमोजीनियस बहुत रैपिड है। अब जरा कुछ वैल्यूज कंपेयर की गई हैं आपस में यहाँ पे, कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन की स्टडी करें, अगर हम इसकी डीकम्पोजिशन कोई सरफेस प्रोवाइड करके और उसको किए बगैर, यानी होमोजीनियस या अनकैटालाइज्ड की बात करें, और हेट्रोजीनियस यानी कैटालाइज्ड की बात करें, तो फर्क कितना है? यहाँ पे हेट्रोजीनियस हो तो 25, और अगर होमोजीनियस हो तो 44। तो ये 44 और 25 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये वाला जो डिफरेंस है, यही असल में फिर उस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को कंसीडरेबली फास्टर या रैपिड करता है, कि इसको एनर्जी बहुत कम चाहिए। अब दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो N2O नाइट्रस ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन देखें, अगर यहाँ पे मैंने जो कैटलिस्ट या जो सरफेस प्रोवाइड की थी वो गोल्ड थी, इसी तरह नीचे वाले नाइट्रस ऑक्साइड में भी गोल्ड है। अगर गोल्ड की सरफेस प्रोवाइड करें तो जो एनर्जी हेट्रोजीनियस के लिए चाहिए कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो वो सिर्फ 29 किलो कैलोरीज है, जबकि होमोजीनियस के लिए 58.5 है। तो ये देखें ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे अमोनिया की डिकम्पोजिशन की भी एग्जांपल है, जो कि प्लैटिनम की सरफेस पे अगर हेट्रोजीनियस का केस हो, और अगर कोई भी सरफेस ना हो तो फिर 78, और जब सरफेस इन्वॉल्व हो तो 44। ये जो डिफरेंस है 78 माइनस 44, देखे ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंट में वैल्यू आएगी, और इसी तरह ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये इक्वेशन में जो यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो डेल्टा ई है, और ये डेल्टा ई होमो माइनस हेट्रो था, ये होमो माइनस हेट्रो, यहाँ पे देखें होमो माइनस हेट्रो, ये जितना एक्सपोनेंट में बढ़ता जाएगा इनका डिफरेंस, यानी जितनी ये वैल्यू कम होगी हेट्रो वाली, उतना ही ये डिफरेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे 25 की बजाय अगर 20 हो तो इनका डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। अगर 20 की बजाय यहाँ पे 10 रह जाए तो 34 का डिफरेंस आ जाएगा, और अगर सिर्फ 5 हो तो और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जितनी ये एनर्जी कम होती जाएगी उतना डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितनी डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ती जाए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक्सपोनेंट में डेल्टा ई जितना बढ़ता जाएगा वो इस वाले फैक्टर को कंपनसेट करेगा। अब यहाँ पे यानी ये एक्सपोनेंट में अगर डिफरेंस ये देखें मसलन 78 माइनस 44, तो ये तकरीबन कितना डिफरेंस बनता है जी? 34 का तकरीबन डिफरेंस है। तो 10 रेज बार 34, यहाँ पे भी इसी तरह 10 रेज बार 29। तो ये बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जीज क्या है, या होमो या हेटेरो के लिए कितना चाहिए। एनर्जी जो है ये इस वाले फैक्टर को कंपनसेट कर जाती है। और जो जनरली हमारे पास जो सर्फेसेज है, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, उनका जो जो हायर रिएक्शन रेट्स देती हैं वो इस ऑर्डर में है, यानी 10 रेज बार 4 टू 10 रेज बार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव साइट्स हो सकती हैं। ये इतनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं, तो तभी जाके उस रिएक्शन का रेट फास्टर या रैपिड होता है। तो आज के लिए हमने इतना ही कवर करना है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोई और टॉपिक जो अगला है उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही था।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।